मंदिर में चोरी हुई। सरकारों के दफ्तर माफियाओं के घरों में बना करते थे। कि डीएम साहब के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? पेट्रोल की बात की, उसमें इस समय कहीं ना कहीं 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। जिन लोगों ने हमारे कार्यसेवकों पे गोलियां चलवाई थी उनके सीने पे, प्रधानी के लिए भाई भाई लड़ता है। एक दौड़ था, असलहा लेकर के निकलिए, चलिए और राजनीति करिए। मैंने तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से कहा मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। और चुंगी के उधर ये परिस्थिति थी कि पूरा पानी भर जाया करता था। मेरे यहाँ नगर के विधायक राकेश राठौर गुरु जी को ले लीजिए। जब आप संघर्ष कर रहे थे उस समय 2003 में एक ऐसा हादसा हुआ, जीवन में आपने कभी कोई ऐसा समझौता किया जिसकी वजह से आपको? पूरे परिवार ने मेरी मदद नहीं की थी और कहते थे कि इसको वोट मत देना वरना ये नेता बन जाएगा। पारस जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे भी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं सीतापुर के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी के साथ। दादा, आपका हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नीचे बात चल रही थी कि आप शंकर जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। आप आधा एक घंटे तो पूजा करते होंगे, इसकी क्या कहानी? हाँ बिल्कुल करते हैं। देखिए, हम सब सामान्य परिवार के लोग हैं। हाँ हाँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बाबा जी भी लेखपाल थे, मेरे पिताजी भी लेखपाल थे। उन्होंने शुरुआत की राजस्व विभाग में और आरके हुए। आरके के बाद प्रमोशन हुआ, नायब तहसीलदार से रिटायरमेंट हुए। बहुत एक सामान्य फैमिली के लोग हैं हम लोग, गांव से हैं हम लोग। एक मन में ऊर्जा थी कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सामाजिक काम करना है, हमें देश के लिए भी जो हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको करना है। तो एक आध्यात्मिक शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति उसको हासिल करके, बहुत से उदाहरण हैं हमारे यहाँ। और हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हम नैमिषारण्य की धरती पे हैं, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पे हैं। पूरी पुण्य भूमि, पूरी दुनिया का क्षेत्र कहा गया है। और अगर नैमिष के लोग प्रभु को नहीं पूजेंगे, सनातन धर्मी लोग प्रभु को नहीं पूजेंगे, तो हम सबको तो जो भी हासिल हुआ है आज की स्थिति में, सब भोलेनाथ जी की कृपा से है। और मैं इसीलिए जो मर्यादा के अनुसार, जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके अनुसार काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि प्रभु भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। निश्चित रूप से मैं पूरे सुबह मॉर्निंग में बिना पूजा पाठ के मैं घर से नहीं निकलता। घर से आप बिना पूजा पाठ के मैं घर से नहीं निकलता हूँ। और मैं ये भी प्रयत्न करता हूँ, मैं जब पूजा पाठ करता हूँ तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि कोई ऐसा कार्य हमसे ना हो जाए जो अनुचित हो, जो न्यायोचित ना हो। क्योंकि मनुष्य हूँ, गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन प्रभु ही वो सामर्थ्य देते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कार्यों को कर सकूं। इसलिए मैं भोलेनाथ जी के चरणों में, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के आराधना करने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। और बहुत बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आईं, प्रभु के आशीर्वाद से हमने उसको पार कर गए। तो निश्चित रूप से ताकत भी मिलती है, कहते हैं विल पावर भी वहीं से मिलती है। आप मोहाली विधानसभा के एक छोटे से गांव से आते हैं। उस गांव का नाम और उस गांव के कुछ लोग जो अभी भी आपके साथ जुड़े हों, उनका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है। वो बचपन की शुरू यादें हम सब लोगों को, गांव का नाम लेकर के आपने दर्ज कर दी। मांटेसरी स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे। मेरा जन्म तो सीतापुर में हुआ है, लेकिन हमारा गांव सहसपुर है। हमारे बाबा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके गांव में हमारे परिवार को आगे बढ़ाया। पिताजी की नौकरी लगी, चाचा की नौकरी लगी। और जब हम लोग छुट्टियां होती थी, गांव जाते थे। गांव में नहर है हमारे, चंडी माता जी का मंदिर है, भुयारे बाबा जी का मंदिर है। वहाँ हम लोग जब जाते थे तो नहर में स्नान करना और बाग में आम तोड़ के खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। निश्चित रूप से हमारे पूर्वज जो, जिनका आशीर्वाद रहा है, गांव से निकल करके फिर हम सब लोग सीतापुर आए। और मेरा बचपना, मेरी पढ़ाई लिखाई सीतापुर हुई। पूरी जो शिक्षा आपकी है वो किस कॉलेज में आपने पूरी की, जिस समय आपकी उम्र 20 साल रही होगी? मैं बताऊं आपको कि मैंने हाई स्कूल सीतापुर से किया। हाई स्कूल मैंने जीआईसी स्कूल से किया। आज जीआईसी स्कूल किसी कार्यक्रम में जब मुझे बुलाया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ मैं हाफ पैंट पहन करके आया करता था। अच्छा। और गुरुजनों की शिक्षा ग्रहण किया करता था। आज वहाँ के सम्मानित प्रिंसिपल साहब और डीआईएस महोदय के द्वारा मुझे जब वहाँ बुलाया जाता है तो मुझे अच्छा लगता है कि एक छोटे से विद्यार्थी के रूप में मैंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है और आज मुझे आने का मौका मिलता है यहाँ। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं कि हर इंसान जब नौजवान होता है तो कहीं ना कहीं लव लाइफ उनकी चर्चा में रहती है। तो उस समय आप सिंगल थे या शादी आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? मैं आपको बताऊँ कि हम सनातन धर्मी लोग हैं। हाँ। और मेरे जहन में हमेशा रहा है, हमारा परिवार बहुत सामान्य परिवार रहा है। बाबा का अनुशासन रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पिताजी और हमारे 5 भाई हैं,
उन सब ने भी उस अनुशासन को माना है। और पिताजी हमारे बड़े भाई हैं, तो हमारे जितने भी चाचा थे, ये लगता नहीं था कि जो पिता का अनुशासन था वही अनुशासन हमारे पिताजी का उन भाइयों पे भी था। तो हमने हमेशा धर्म का पालन करने का प्रयास किया। मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं ईश्वर से जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि मैं अपने जो परिवार का जो संबल है, जो परिवार का मान मर्यादा है, उस मान मर्यादा में कुछ मैं ऐड कर सकूं, मेरे कारण कोई उनको परेशानी ना हो। हम बहुत गांव के रीति रिवाज वाले लोग थे, और जहां पूरे परिवार ने शादी की वहां शादी की हमने। तो आपके परिवार में देखा जाए तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, आप राजनीति में कैसे आए? मैंने कहा पहले भी आपसे कि मैं पढ़ा, इंटर किया मैंने बिस्वा से, हाई स्कूल मैंने किया GIC स्कूल से, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी में भी गया। मैं कलेक्शन अमीन था। कलेक्शन अमीन सीजनल रखे जाते हैं, जो 6-6 महीने पे, 3-3 महीने पे अस्थायी रूप से रखे जाते हैं कलेक्शन अमीन। मैं बिस्वा में कलेक्शन अमीन भी किया, और वहाँ जितनी भी जो वसूली थी मेरी प्रथम स्थान पे थी। मैंने जो भी काम किया, मैंने प्रथम स्थान पे रहने का पूरा प्रयास किया है, मेहनत करके, ईश्वर से प्रार्थना करके कि मैं इस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर सकूं, चाहे जो भी दायित्व रहा हो। तो उन स्थितियों में मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, मुझे सामाजिक कार्य करना है। इतने क्रांतिकारियों के विषय मैंने सुने, इतने महान नेताओं के मैंने बातों को सुना, जिनके माध्यम से लोगों परिवर्तित हुए हैं, आगे बढ़े हैं, समाज बदला है। तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और एक दौर था, पूरे भारत में था मैं कह सकता हूँ, लेकिन अवध क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त था। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का आंदोलन चल रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हम सब के प्राणों में हैं। मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, मेरा रोया रोया खड़ा हो रहा है। आप समझिए, उस दौर में जब प्रभु जी का मंदिर बनने का था, और मात्र शक्तियाँ हमारे अपने बाल मुड़वा ले रही थी वहाँ तक जाने के लिए। विपक्षी कहते थे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और हमारे जो सनातन धर्मी लोग थे, जो हमारे भारत के लोग थे, युवा थे, मात्र शक्ति थी, हमारे साधु संत थे, आप समझिए, उन लोगों ने पूरा संघर्ष किया। उसमें मुझे, मेरा भी मन झकझोरा, मुझे भी प्रयास हुआ कि प्रभु श्री राम जी के बिना क्या है, जीवन ही नहीं है। और प्रभु श्री राम जी का मर्यादा की अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, और मैंने प्रयास किया। जो सामर्थ्य थी, जो हमारा क्षमता थी, उस क्षमता के साथ लड़ करके कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करने का पूरा प्रयास किया। अभी आपने जिक्र किया श्री राम मंदिर का जी, और राम जी का। अभी देखा जाए, कुछ ही दिनों पहले खबर उड़ी थी, कि उड़ी नहीं थी, ये सच भी है, कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि भी हुई है कि मंदिर में चोरी हुई। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा प्रभु श्री राम जी सब जानते हैं। हाँ हाँ। जिन लोगों ने हमारे कार्यसेवकों पे गोलियां चलवाई थी उनके सीने पे, हाँ हाँ। और कार्यसेवकों ने गोलियां भी खाई थी, उनके भी भावों को आप समझने का प्रयास करिए। और मैं जानता हूं कि जनता जनार्दन उनके भी भावों को समझने का पूरा प्रयास करती है। ऋषि परंपरा के महान सत्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने भी कुछ किया है उनको बिल्कुल बख्शेगी नहीं सरकार, और बख्शा भी नहीं जाएगा। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश संगठन की भी कार्यशैली रही है। निश्चित रूप से उसमें जो भी स्थितियाँ आएंगी उनका निवारण सरकार करेगी। शुरुआती चुनाव, जहाँ तक हमने सुना है, आपने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में आपको कहीं ना कहीं हार का सामना देखना पड़ा। जब कोई इंसान हारता है तो कहीं ना कहीं जो सामने से प्रतिक्रिया आती है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती। उस समय आपने कैसे संभाला? पारस जी, मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि हार सबसे बड़ा दुर्गुण है। हार सब कुछ खत्म कर देती है। मैं चुनाव जरूर हारा। हमारे सीतापुर की जनता जनार्दन युवाओं का भरपूर साथ था। अगर उस समय की फ़ोटोग्राफ्स आप मंगा करके देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई ये नहीं कहता था कि राजेश शुक्ला किसी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हारने जा रही है, और बड़ा ज़बरदस्त चुनाव था। लेकिन ये तो ईश्वर की मर्जी है। हो सकता मुझसे कुछ कमियां रही हों या जो भी परिस्थितियां रही हों, मैं चुनाव बहुत कम वोटों से हारा। हार के बाद भी जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद रहा। हार के बाद भी युवाओं का मुझे साथ रहा। हार के बाद भी पार्टी का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद रहा मुझे। एक कार्यकर्ता की भांति पार्टी, जो हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, हमारे जो बड़े लोग थे, उन सब का आशीर्वाद रहा, और मुझे आगे काम करने के लिए भी मौका मिला। और मैं आपको बता दूं, श्रद्धेय अटल जी कहा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है। वाह, नाइस। या तो वो लड़ता है, जीतता है, या सीखता है। हाँ हाँ। उस चुनाव से भी, हार से मुझे बहुत सीखने को मिला।
श्रद्धेय अटल जी की कविता भी है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में हम। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे, उनसे ताकत मिली, उनसे ऊर्जा मिली। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की आपने। नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में आप सबसे बेस्ट किसको, अगर आपको अंक देने हो 20 में से 21, आप किसको देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को या मोदी जी को? हम विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। हाँ हाँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था, आप बहुत छोटे होगे लेकिन आप जब पढ़ोगे और आप विख्यात पत्रकार हैं, निश्चित रूप से आपकी जानकारी में होगा कि 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे। इस देश के हिंदू प्राण है और इस देश में हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न नहीं चलेगा। और उन्होंने पहली सरकार से त्यागपत्र दिया था। आप सोचिए जरा पारस जी, आज प्रधानी के लिए भाई भाई लड़ता है। हाँ लड़ता है, ये बात सच है। आज पत्नी और पति भी आपको छोटे से चुनाव के लिए लड़ते मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन उस महामानव में भारत की तस्वीर थी। वो महामानव भारत के लोगों के लिए लड़ रहा था और उन्होंने कहा था कि वैष्णो देवी जाने के लिए हम परमिट वीजा नहीं देंगे, ख़त्म करिए ये व्यवस्था को। और इसकी लड़ाई लड़ी, अंततः उनका बलिदान हुआ, लेकिन हमारी विचारधारा परिवर्तित नहीं हुई। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया। आदरणीय जिनका नाम ले रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि राष्ट्र नेशन फर्स्ट, और हम नेशन के लिए काम करते हैं, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। आप कार्यकर्ता की बात करते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सर्वमान है और उसी के द्वारा पार्टी के लिए प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से श्रद्धेय अटल जी का भी महत्व है, उन्होंने भी किया है सब कुछ और एक विचारधारा के साथ काम करके आगे बढ़ाया है। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो भी विचारधारा के लिए काम करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर ले जाना चाहते हैं। हमारे लिए दोनों महान हैं और बहुत ही महान हैं, उनका जितना आदर हम कर सकते हैं। भारत की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करने का प्रयास किया है। अभी ग्राम प्रधानी की आपने बात कही कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, एक छोटा सा चुनाव है, यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी से लड़ाई या किसी से कोई अनबन? क्योंकि ये सच है सर, जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं वो पद बहुत बड़ा है। पारस जी, ये राजनीतिक जीवन है। बहुत सारे महापुरुष हमारे कोयले की कोठरी भी कहते हैं इसको। मैं 95 में यहाँ चुनाव लड़ा था, नगर पालिका परिषद के चुनाव से पहले मैं 95 में सभासद का चुनाव लड़ा। हाँ। और मैं चुनाव वो 2 वोटों से जीता था। 3 वोट हो गए थे, रिकाउंटिंग कराई गई तो उसमें 3 वोट हो गए थे। अगर व्यक्ति का मन बहुत मजबूत है, व्यक्ति अगर धर्म को मानने वाला है, प्रभु में उसकी इच्छा शक्ति है, तो कुछ भी कर सकता है वो। मैं 95 में चुनाव लड़ा, सभासद हुआ और चुंगी के उधर ये परिस्थिति थी कि पूरा पानी भर जाया करता था। हाँ। हम पूरी बरसात भर टेबल लगा करके पानी उलचवाते थे। पूरी पानी मैं आपको बताऊंगा, आप इसको देखिएगा, इसको आगे मनन भी करिएगा। पूरा पानी हम वो रेलवे जो ट्रैक था उस रेलवे के ट्रैक के पार निकलवाते थे। हाँ। और ये हम हमेशा किया करते थे। मंडी के पास जहाँ सब्जी मंडी लगती है, यहाँ मकान थे और मकानों के पूरे मकान डूब जाया करते थे और उनके एक मंजिल के ऊपर पानी रहता था। कभी सांप पानी वाले आ जाया करते थे, लोग डरते थे, सब चीज़ें। लेकिन एक इच्छा शक्ति थी। उस समय मनोज पांडे जी का एक कार्यक्रम हमारे चुंगी पे हुआ और उस चुंगी के कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी आए थे। मैंने तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से कहा मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। महस होटल के सामने गड्ढे थे, वहाँ पानी भर जाया करता था और हमारी बहनें निकला करती थी स्कूल जाने के लिए, बेटियां निकलती थी स्कूल जाने के लिए, माताएं निकलती थी बाजार जाने के लिए, वो गिर जाया करती थी, उनके शरीर से वस्त्र भी हट जाया करते थे। बड़ा एक ऐसा समय लगता था कि बहुत खेद प्रकट होता था मन में कि मैं सभासद हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सभासद के पास कोई फंड नहीं होता है, कोई धन नहीं होता है, लेकिन मन में एक इच्छा शक्ति थी। मैंने कहा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से, महामहिम जी आ रहे हैं, मैं विरोध करूँगा यहाँ। हमारे परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी का कार्यक्रम था, आप समझिए। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने डीएम साहब को बताया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विनोद शंकर जी तत्कालीन डीएम थे हमारे, बृहस्पति त्रिपाठी एसपी महोदय थे। डीएम साहब आए, उन्होंने कहा है राजेश जी, मैं मिला उनको। मैंने कहा अगर मैं आपसे नहीं कहूँगा, महामहिम से नहीं कहूँगा अपने क्षेत्र के विकास की बातें, तो मैं किससे कहने जाऊँगा। मैंने उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया, उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा जो ये सभासद महोदय जो ये देखने को मिल रहा है, ये कल देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को, कार्य करने वाले व्यक्तियों को कब उठा करके शीर्ष पे बैठाती है। आप सभी उदाहरण है हमारे यहाँ। आप एक उदाहरण ले लीजिए, आप मेरे यहाँ नगर के विधायक राकेश राठौर गुरु जी को ले लीजिए। हाँ, स्कूटर मिस्त्री थे, स्कूटर बनाते थे और भारतीय टिकट मिला था तो ये बात बहुत चर्चा में आई थी सर। आज भी चर्चा में है। मैं वही कहता हूँ बार बार, मैं समाज से भी कहता हूँ और समाज के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था कर्म प्रधान की बात कही गीता में, कर्म प्रधान पे काम करती है। जब आप संघर्ष कर रहे थे उस समय 2003 में एक ऐसा हादसा हुआ
जब आपके भाई आपको छोड़ के चले गए। कहते हैं कि भाई दाहिना अंग होता है, उसके बारे में आप कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे? क्योंकि उस समय आपके जीवन में जो राजनीतिक माहौल था उसमें कहीं ना कहीं आपको माइनस ही देखने को मिल रहा था, फिर भाई का जाना। देखिए, ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत क्वेश्चन है और इसका जवाब दे पाना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई दाहिनी बाएं कहा गया है, होता ही है। भाई की जब वो दुखद घटना घटी, हम सब लोग बहुत मजबूत थे उस समय, व्यापार कर रहे थे, काम कर रहे थे, भाई भी मेरे साथ काम कर रहा था। लेकिन उस घटना घटने के बाद मन बड़ा व्यथित हुआ और मेरे जीवन का सबसे प्रिय कोई अगर था तो मेरा भाई था। बच्चे थे हमारे उस समय, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे जीवन का अगर सबसे प्रिय था कोई तो मेरा भाई था उस समय। और भाई के जाने के बाद मैं कोमा जैसी स्थिति में रहा, बहुत दिनों तक कोमा जैसी स्थिति में रहा। उदयपुर के हमारे घर के पास में आज नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, श्री अखिलेश शुक्ला जी रहते हैं। उन्होंने कहा मुझे, रामू नाम है मेरा घर का, मैं बहुत विचलित रहता था और ऐसे घूमा घामा करता था इधर उधर, न किसी से घर में बात करनी, न बच्चों से बात करनी, न परिवार में बात करनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जीवन ऐसे नहीं चलेगा, दायित्व भी हैं तुम्हारे, गीता पढ़ा करो राजेश। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, मैं आपके माध्यम से सभी से कहता हूँ, जिस किसी को ऐसी दुख और पीड़ा मिली हो, जो अपने जीवन को सत्य मार्ग पे ले जाना चाहता हो, आज भी गीता पढ़े। और गीता में वो ताकत है कि आपको किसी भी दुख को सहने की क्षमता मिलेगी और समाज में अच्छा चलने का आपको सामर्थ्य भी मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी। मैं आपको बताऊं पारस जी, मुझे बहुत विल पावर वहाँ से मिली। मैंने अपने आप को संवारा और भाई की डेथ के बाद 1.5 महीने के बाद मेरे भतीजे का जन्म हुआ। हमने समझा कि वो मेरा भाई है और उसी को देख के आज पूरा परिवार जीता है, पूरा परिवार आज काम करता है और आज वो BBA कर रहा है। बेटी थी जो भाई की, वो न्यूज 18 में जॉब कर रही है दिल्ली में। हमारे जिले के DM साहब के कामकाज को आप कैसे देखते हैं और शासन के साथ आपका तालमेल कैसा है? देखिए, वो हमारे प्रशासनिक मुखिया हैं। सरकार के कामों को कैसे करना है, उनका क्रियान्वयन कैसे कराना है, ये प्रशासनिक मुखिया के नाते सम्मानित जिलाधिकारी महोदय का कार्य है। और सम्मानित जिलाधिकारी महोदय संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। वो अपने दायित्वों और कार्यों को बहुत सुंदर तरीके से निर्वहन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा संघर्षशील किसी व्यक्ति का सम्मान करती है। हम सब लोग सम्मानित जिलाधिकारी जी के साथ वो जिस प्रशासनिक स्तर पे जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी इन सब कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। ये वो परिस्थितियां नहीं हैं जब पूर्ववर्ती सरकारें थीं आपकी, चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, चाहे आप बसपा को ले लीजिए। पूर्ववर्ती सरकारें सरकारों के दफ्तर माफियाओं के घरों में बना करते थे, बहुत से उदाहरण हैं। सरकारें वहाँ से संचालित हुआ करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये शासन और प्रशासन को मानने वाली सरकार है और इसलिए सम्मानित जिलाधिकारी महोदय जनहित के अनुसार बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। हम सब उनके प्रशंसक हैं और अच्छी कार्यशैली है उनकी। जनहित से जुड़े कार्य होते रहें, ऐसा हम सबका हमेशा निवेदन रहता है। नहीं, DM साहब काफ़ी चर्चा में है, लेकिन एक चर्चा ज़मीनी स्तर पर और ज़्यादा तेज़ है। अभी देखा जाए, पूर्व विधायक मोहाली के हैं जो अनूप गुप्ता जी, उनके घर पर नोटिस लगाई गई कि वो कुछ ऐसा कहा मुझे गया लगता है ये सब प्रशासनिक कार्य हैं और जिलाधिकारी महोदय इस कार्यों को अच्छे तरीके से निपटाएंगे। इसमें हम सबको अनुमान लगाना, कोई बात कहना उचित नहीं है। ये प्रशासनिक दायित्व है, प्रशासनिक कार्य हैं, वो प्रशासन करेगा। चलिए, कोई नहीं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात आप ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब आप जिलाध्यक्ष से उससे पहले अचिन मेहरोत्रा जी थे जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा कार्यकाल का था, सम्मानित अध्यक्ष थे हमारे, मैंने भी महामंत्री रहते उनके साथ काम किया और हम दोनों लोग जो नेतृत्व का निर्णय था, जो नेतृत्व की तरफ से मार्गदर्शन था, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, भारतीय जनता पार्टी हमारी माता के रूप में है, इस भाव के साथ हम सब लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे अचिन जी ने भी किया। सीतापुर जिले में बीजेपी का ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है या कौन नेता है जो आपके दिल के सबसे करीब है या उससे आपने बहुत कुछ सीखा है? देखिए, मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा, सीतापुर ही नहीं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बहुत मन से जुड़ा है।
आप विश्वास नहीं करोगे, सम्मानित बूथ अध्यक्ष भी हमारे यहाँ बैठ करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी विषय जो है उस विषय पे मर्यादा के साथ अपने विषय को रख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्रता है। तो हम सब लोगों ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व से बहुत कुछ सीखा है। हमारे श्रद्धेय राजेंद्र जी रहे यहाँ, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वित्त मंत्री रहे, हमारे श्रद्धेय जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी रहे, यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद रहे कई बार। ऐसे बहुत से नेता हैं हमारे, जो निश्चित रूप से शारदानंद दीक्षित जी रहे, जो हमारे सांसद रहे। आज की डेट में देखा जाए जो किसान हैं 15,000 का फ़ोन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके का ऐप डाउनलोड वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इस तरीके की टेक्निक नहीं आती। कहते हैं जब आप खाद लेने जाओ तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है, और महंगाई भी आजकल बढ़ रही है। इसके बारे में आप अपना कोई सुझाव देना चाहेंगे कि या जब सपा की सरकार थी उस समय महंगाई ज़्यादा थी, या इस समय कुछ? देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं पारस जी, समय बदलता है और समय की जो ज़रूरतें होती हैं वो बदलती हैं। आज महंगाई की बात आप कर रहे हो, वैश्विक स्तर पे आज पूरी दुनिया के अंदर क्या परिस्थितियां हैं आप जानते हो। आपके पड़ोसी देशों में गेहूं का दाना भी संगीन के साये में रखा जाता है। आप तुलना करिए अपने यहाँ देश की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अन्न योजना ला करके अपने पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए पूरा प्रयास किया गया है कि हमारा कोई भी परिवार भूखा न सोए। आज ये परिस्थिति है पूरे वैश्विक स्तर पे, एशिया में अगर आप देखोगे, आपके पड़ोसी देश का भी दाना जो अन्न है वो संगीन के साये में रखा जाता है, संगीन उसकी रक्षा करता है। आप तुलना करिए अपने यहाँ देश की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अन्न योजना ला करके अपने पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए पूरा प्रयास किया गया है कि हमारा कोई भी परिवार भूखा न सोए। आज पूरी विषम परिस्थितियां हैं दो युद्ध की वजह से। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं दूसरे देशों में, अन्य देशों में, लेकिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के वजह से आज हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं आई है। उन्होंने संभालने का पूरा प्रयास किया, चाहे गैस के माध्यम से हो, चाहे पेट्रोल के माध्यम से हो। और आज की परिस्थितियां, मुझे लगता है अगर आप पूरा विश्व देखोगे तो आपको लगेगा कि महंगाई की परिस्थितियां नहीं हैं। जो आपने पेट्रोल की बात की, उसमें इस समय कहीं ना कहीं 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। उसको लेकर ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे भड़काऊ, या तो सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो आता है, उसके बारे में ये एथेनॉल मिलाना सही है? और अगर मिला भी है एथेनॉल तो उसका रेट कम नहीं हो रहा है। देखिए, हमारी सरकार के लोग ये देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो उचित होगा, मुझे इतना इस विषय पर डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भारत के लोगों के जनहित में जो उचित होगा वही कार्य करेंगे। हाँ, नितिन गडकरी जी इसको जी बिल्कुल, वो उनका कार्यशैली बहुत अच्छी है, और बहुत से हाईवेज और कैसे सुगमता के साथ लोग जाएं, अपने लक्ष्य की ओर जाएं, तो इसके लिए पूरा उन्होंने ध्यान रखा, और इसके विषय में भी वो पूरा ध्यान रख के पूरा प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो। आप फिल्में देखते होंगे, सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगती? बहुत कम देखता हूँ, लेकिन मैंने पहली पिक्चर देखी थी अपने चाचा जी के साथ में, बिन माँ के बच्चे। बहुत ही रिश्तों को दिखाने वाली फिल्म थी, या कहिए मैं ऐसे माहौल में ही रहता हूँ, तो मैंने रिश्तों को बहुत महत्व दिया है और उन रिश्तों को पूरी तरीके से जीने का प्रयास किया है। जैसे एक पिक्चर आई थी अमिताभ की, वो पूरे घर के विषय को दिखाया था, मैं नाम उसका भूल गया हूँ। बागवान की बात तो नहीं? बागवान की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे घर के विषय को दिखाने का प्रयास किया गया था। मैं ऐसी पिक्चरें देखता हूँ जिसमें हम सबको सीखने का कुछ मौका मिले। कहते हैं राजनीति हो या जब आप जीवन जी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। आप देखा जाए जिला अध्यक्ष भी हैं अभी सीतापुर के। जीवन में आपने कभी कोई ऐसा समझौता किया जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हुई हो, महसूस किया हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे? चाहे जितनी बड़ी से बड़ी परेशानियां आती हैं, धर्म को मानने वाला व्यक्ति और जो व्यक्ति विचारधारा को बदल देता है, जो व्यक्ति समझौता कर लेता है, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। हो सकता है आप संघर्ष करके आपको नुकसान हो, उसके बाद भी आप जीवित होकर के आगे बढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं नो कॉन्फिडेंस, मैं सभासद बना और नो कॉन्फिडेंस लाया तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ, और उस समय भी बड़ा प्रयास किया गया किसी तरीके से, राजनीति में जैसे प्रयास किए जाते हैं वैसे, लेकिन मेरा मन कहीं डिगा नहीं। और उस समय मेरे घर परिवार में कोई नहीं चाहता था कि राजनीति करें आप। मैं 2000 या 3000 रुपये से चुनाव लड़ा था, एक एक पैसा मेरे पास नहीं रहता था, पूरे परिवार ने मेरी मदद नहीं की थी। मेरे बाबा आते थे हमारे ऑफिस में और कहते थे कि इसको वोट मत देना वरना ये नेता बन जाएगा। हाँ। और वो डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे, और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि उनके सामने हम बोल पाएँ। और उस समय जब मैं नहीं डिगा, मैं नहीं टूटा,
तो मैंने अपने कर्म क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। जैसे जिस समझौते से हमारा पार्टी को फायदा हो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं, जिस समझौते से राष्ट्र का फायदा हो उसे मुझे कोई करने की दिक्कत नहीं, लेकिन जिस समझौते से कोई ऐसी स्थिति हो कि हमारी पार्टी को भी नुकसान हो और हमारा रास्ता है, जो हमारा विचार है, उसमें भी कहीं दिक्कत आए, मैं जीवन में कभी नहीं करूँगा। जिस पद पर अभी हैं आप, इससे पहले कई लोग इस पद पर होंगे, ऐसा कौन सा चेहरा है जिसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है? मैंने आपसे कहा है कि हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष भी और शक्ति केंद्र संयोजक भी बहुत बड़ा है। सभी माननीयों ने जो भी जिला अध्यक्ष रहे उन्होंने अपने अपने धर्म का पालन किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है। अखिलेश यादव जी, अभी जो चुनाव उनका यूपी में चल रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी कहीं ना कहीं अब कमबैक करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या, ये दो जो नेता हैं अभी। पारस जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे भी करूंगा। हाँ कीजिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा। हाँ। बहुत सारे आतंकवादी हमले किए गए, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई जो अनुचित थी, और मुझे लगता है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का खून खौला। हाँ हाँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है, आपका बालाकोट हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं पड़ोसी देश के द्वारा, जो दुश्मन देश हमारा, की जाती रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, उनको अगर खुशी होती है, उनको भी दुख होता है। अगर जितना दुख उस दुश्मन देश को होता है, ऐसे लोग भी अगर उसमें क्वेश्चन उठाते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप बताइए, ऐसे लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं, जब खुशी का माहौल हमारे यहाँ होना चाहिए कि हमने मर्यादा के साथ अपना स्वाभिमान और सम्मान बचाने के साथ दुश्मन देश को बचाड़ा है, तब तो खुश होना चाहिए देश के प्रत्येक सभी व्यक्ति को एक साथ मिलजुल के आना कैसे चाहिए। कैसे क्वेश्चन लोगों ने किया है। एक दौर था, असलहा लेकर के निकलिए, चलिए और राजनीति करिए। आज कौन सा दौर लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं? कंप्यूटर वाला छात्र आज राजनीति करने के लिए आ रहा है, और बहुत सी योजनाएं लेकर के आ रहा है कि कैसे हमें करना है, कैसे भारत को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि जो लोग घृणा फैला रहे हैं उनसे किनारा करें। आजकल का युवा भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आ रहा है, आप जो नया युवा पॉलिटिक्स में आ रहा है उसको क्या सलाह देंगे? क्योंकि आज नो डाउट आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसका। नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान किया है और उन्होंने प्रयास किया है कि युवा आएँ, क्योंकि जैसे लोग राजनीति में आएंगे, राजनीति वैसे बढ़ेगी, देश उस ओर बढ़ेगा। कुछ त्रुटि हुई हो? कोई त्रुटि नहीं हुई है। बहुत अच्छा आप बोले हैं, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। नहीं, आप अच्छे पत्रकार हैं, निश्चित रूप से। आप मैं पत्रकार नहीं होता था, मैं एक एक्टर हूँ। 4 से 5 साल मुंबई में रहा हूँ। पत्रकारिता तो ये लोग इससे जोड़ते हैं, लेकिन ये काम वैसा है नहीं। हम ये चाहते हैं, जैसे यहाँ से 30 से 35 या 40 लोगों की हमारी लिस्ट है, तो हम चाहते हैं हर किसी के पास जाएं। जैसे हमने आपके बारे में बहुत रिसर्च की, कुछ सवाल बनाए जिसका भी आप जवाब दिया, आपने बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। नहीं, आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया है हमने। अभी आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्येय अच्छा हो पारस जी, तो मंजिल कोई रोक नहीं सकता। मैं कह सकता हूँ इस बात को। हाँ। मेरे मन के अंदर ये विश्वास है कि आपका ध्येय अच्छा हो और ईश्वर पे अगर आपको भरोसा हो, हाँ। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी शैली भी बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसे लोगों को जगाते रहिए, समाज को भी संदेश देते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आपने भी बहुत सुंदर विषय चुना है लोगों के बीच में आकर के, और आप सीतापुर के हो, मुंबई तक जा कर के आप आए हो। मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आपकी जो योग्यता है वो निश्चित रूप से सीतापुर को भी इसका फायदा नहीं, मिलेगा। सबने बाहें खोलकर स्वागत किया है, इतना प्यार दिया है। सच बता रहा हूँ आपको सर, 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। 6 महीने, 3, 4 या 5 महीने रुका हूँगा, फिर हमने वापसी का प्लान किया था कि मन आया कि हम नहीं रुकेंगे यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का इतना जुड़ाव रहा, इतना प्यार मिला, मन लगा कि अब यही रहना है। मैंने कहा है ना कि ईश्वर ने तय कर रखा है कि आपको कहाँ काम करना है, हाँ, और यहाँ और अच्छा वहीं लग से रहा है। आपको सब कुछ मिलने वाला कमाई है। के स्रोत भी बन गए हैं यहाँ पर, अच्छा हो रहा है। जितना वहाँ हम कमा लेते थे उतना, और मेन तो आप जानते हो कि जब तक जेब में पैसे ना हो तब तक घर नहीं चलता। बोलना नहीं, तो बिल्कुल, वो बात अलग है, बिल्कुल ठीक लेकिन बात सब है। सही जा रहा है। मैंने कहा ध्येय जब हमारा ठीक हो तो ईश्वर सब मौके देते हैं। हाँ, आप हाँ। हर मौका ईश्वर आपको देते हैं, और वो मुझे लगा है बहुत बार ऐसी परिस्थिति रही कि बच्चों की फीस जमा करने के पैसे नहीं हुए। प्रभु ने सब परिस्थितियाँ बनाई। बहुत सामान्य परिवार से आने के बाद भी आज मैं आपके सामने हूँ, और एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। मजा तभी आता है जब जेब में पैसे ना हो और सामने वाला आपको जज कर रहा हो कि हाँ देखते हैं कैसे निकलोगे भाई। हाँ। ठीक है, मजा तभी आता है निकलने में। नहीं, संघर्ष में मजा आता है। हाँ, संघर्ष में मजा आता है, एक अच्छे ध्येय के लिए काम करने में मजा आता है।
आपको जाड़े में जाड़ा नहीं लगेगा पारस जी, हाँ, हाँ। गर्मियों में गर्मी नहीं सताएगी, और आपको कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती अगर आपका लक्ष्य बहुत मजबूत है और आपका ध्येय बहुत मजबूत है। जो सपना आपने जागते में देखा है वही आपका लक्ष्य है, और जब लक्ष्य तय कर लोगे तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत डिगा नहीं सकती। आपके महापुरुषों, आपके माता पिता, आपके परिवार के लिए प्रभु का सबका आशीर्वाद आपके साथ होता है। थैंक यू सो मच। ये कहते हैं बोलना और बोलने में फ़र्क होता है, देखना और देखने में फ़र्क होता है, लिखना और लिखने में फ़र्क होता है। तो जीवन में आप कुछ भी लिखें, चाहे अपनी कहानी लिखें या किसी दूसरे की कहानी के बारे में बात कर रहे हो, हमेशा कोशिश करें सकारात्मक रहें, सकारात्मक बोलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सकारात्मक बोलते हैं कहीं ना कहीं आप सकारात्मक होते जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद।